हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जो फरवरी 2020 की इनसाइट आईएएस का जो पार्ट 2 हमें देखना है। तो हम देख लेते हैं हमने कहाँ तक कर लिया था। तो हमने जो बैटल ऑफ कैनाकिल है वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड देखना है, जो हमारा टॉपिक है सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो प्रीलिम्स के लिए ये क्यों पढ़ना है कि हमें देखने हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, और मेंस की रिगार्डिंग कि क्या क्या इसकी ज़रूरत क्यों है, नीड्स क्यों है, चैलेंजेस क्या हैं, क्या ये सूटेबल है या नहीं है इंडिया के लिए, कि ये डिज़ायरेबल है नहीं है। तो लास्ट वीक क्या हुआ कि वाइल हियरिंग अ मैटर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गोवा, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डिस्क्राइब किया गोवा को एक शाइनिंग एग्जाम्पल विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऑब्जर्व किया कि जो फाउंडर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनकी यही होप थी और एक्सपेक्टेशन थी कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया के लिए होना चाहिए, लेकिन कोई भी अटैम्प्ट नहीं किए गए उसे फ्रेम करने के लिए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? जनरलिक सेट ऑफ गवर्निंग रो फॉर एवरी सिटीजन विदाउट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द रिलीजन। कि बेसिकली ये नहीं है कि हिंदू चल रहे हैं हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग और मुस्लिम्स अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ। एक पर्सनल लॉ होना चाहिए जो सभी इसी अकॉर्डिंग चले। तो एक सेट है कि गवर्निंग लॉज का फॉर एवरी सिटीजन विदाउट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन रिलीजन को। तो आपको पूरा ही ये डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इसके रिगार्डिंग। कि जो आर्टिकल 44 है हमारा डीपीएसपी का, वो कहता है कि देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और जो यही कहता है कि स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि वो सिक्योर करे सभी सिटीजन्स के रिगार्ड एक यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ज़रूरत क्यों बोलते हैं इसमें कि बिकॉज जो सेकुलर रिपब्लिक है उसे चाहिए कॉमन लॉ फॉर सभी सिटीजन्स रेदर दैन जो डिफ्रेंशिएटेड रूल्स हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग। दूसरा बताते हैं कि जो जेंडर जस्टिस की जो वुमेंस की राइट है कि लिमिटेड होते हैं कि उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग। कि जो मुस्लिम लेडीज़ हैं उनका मुस्लिम लोगों के अकॉर्डिंग जो भी उनके प्रैक्टिसेस होंगी वो चलेंगी, हिंदूज़ के अकॉर्डिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो ट्रिपल तलाक है, इज़ अ क्लासिक एग्जांपल। जो बहुत सारी प्रैक्टिस होती हैं जो गवर्न की जाती हैं रिलीजियस ट्रेडिशंस आर एट ऑड, कि वो अपोजिट हैं विद द फंडामेंटल राइट्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रांटेड की गई हैं। जो कोर्ट्स हैं उन्होंने भी मैनी टाइम अपने जजमेंट में कहा है कि जो गवर्नमेंट है उसे एक मूव लेने चाहिए टुवर्ड द यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंक्लूडिंग जो जजमेंट है इन द शाहबानो केस। तो यहाँ तक आपको पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए कि जो अब दिया हुआ है कि डज इंडिया नॉट ऑलरेडी हैव यूनिफॉर्म कोड इन सिविल मैटर, कि क्या इंडिया के पास सिविल मैटर्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड है या नहीं है। तो जो इंडियन लॉज है वो फॉलो करती हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को इन मोस्ट सिविलियन मैटर्स। तो इनमें से कोई भी एक एग्जांपल या दो तीन एग्जांपल आप अपने आंसर में कोड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ये इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सिविल प्रोसीजर कोड है, सेल ऑफ गुड एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। तो ये दिए हुए हैं कि जहाँ पे ये यूनिफॉर्म कोड फॉलो होता है। और जो स्टेट्स हाउएवर इन मोस्ट ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ अमेंडमेंट एंड देयरफॉर इन सर्टेन मैटर, कि यहाँ पे डाइवर्सिटी देखी गई है इनमें भी, इन लॉज में भी। और रिसेंटली सेवरल स्टेट्स ने रिफ्यूज़ किया है कि वो यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल एक्ट से गवर्न होने से उन्होंने मना कर दिया है। तो ये दोनों ही आपको एग्जांपल क्लियर हो गए होंगे। अगर फ्रेमर्स इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेंशन था कि जो यूनिफॉर्म कोड है उसे ऐड किया जाए, तो उन्हें एक एक्सक्लूसिव जुडिक्शन देना चाहिए था पार्लियामेंट को इन रेस्पेक्ट ऑफ द पर्सनल लॉ बाय इंक्लूडिंग दिस सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में। लेकिन जो पर्सनल लॉ है वो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर मेंशन है। और लास्ट ईयर भी जो लॉ कमीशन है उन्होंने कंक्लूड किया है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो ना ही अभी ज़रूरत है उसकी, वो फिजिबल भी नहीं है, ना डिज़ायरेबल है। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड एट प्रेजेंट डिज़ायरेबल क्यों नहीं है? बिकॉज जो सेकुलरिज्म है वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता जो भी प्युलैरिटी हमारी कंट्री के अंदर प्रिवलेट कर रही है। और सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेकुलरिज्म का मतलब तभी है अगर इट एज्यूम्स द एक्सप्रेशन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ डिफरेंस। इट मीन्स कि अगर दो डिफरेंट या डिफरेंट रिलीजन एग्जिस्ट कर रहे हैं तभी इस वर्ड का भी मीनिंग है। कि सेकुलरिज्म तभी है कि जब भी डिफरेंट रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, कि इट ओनली एज्यूम्स द एक्सप्रेशन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ डिफरेंस। तो ये बेसिक आपको पूरा ही क्लियर है। नेक्स्ट बोलते हैं कि ये कैसे रिलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को टू द रिलीजन। कि जो आर्टिकल 25 है वो इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट टू रिलीजन बताता है। और जो आर्टिकल 26 भी है वो एक डिनोमिनेशन मीन्स सेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल्स का एक रिलीजन बताता है जो मैनेज कर सकें अपना अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन। जो आर्टिकल 29 है डिफाइन करता है राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट कल्चर। तो हम जो देख चुके हैं कि ये इंडिविजुअल का जो फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 25 ये सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी है। और जो अदर प्रोविजन रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट
और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें भी कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड फंडामेंटल चैप्टर में ऐड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए वोट हुई थी। तो जो रेशो हुआ वोट का वो हुआ बाय 5:4 मेजोरिटी। और उसमें जो फंडामेंटल राइट की सब कमेटी थी जिसे ऐड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई कमेटी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसे फंडामेंटल राइट से आउटसाइड रखा जाएगा एंड इट्स दैट्स वाई इट वॉज मेड लेस इम्पोर्टेंट देन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो हमारी फंडामेंटल राइट है। अब ज़रूरत क्या है, नीड ऑफ द आर कि एक कोडिफिकेशन होना चाहिए पर्सनल लॉज का, कि सो डैट जो प्रेजुडिस एंड स्टेरियोटाइप्स इन एवरी वन ऑफ देम, कि बेसिकली वही है कि एक सिंगल पर्सनल लॉ की ज़रूरत है कि नहीं, कि जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि पर्सनल लॉज अकॉर्डिंग टू द रिलीजन नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, कि हर साल 6 फरवरी इज ऑब्जर्व एट द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो है क्या ये FGM। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार गूगल जरूर करिए। तो ये नेम है जो दिया जाता है किसी भी प्रोसीजर को डेट इन्वॉल्व कि जिसमें किया जाता है कि ऑल्टरेशन और इंजरी जो भी फीमेल का जेनिटल है फॉर नॉन मेडिकल और कल्चरल रीज़न, एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज इंटरनेशनली एज द वोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड द हेल्थ एंड इंटीग्रिटी ऑफ द गर्ल एंड वुमेन। अब WHO ने क्लासीफाई किया है इसको 4 टाइप्स का। फर्स्ट है कि पार्शियल और टोटल रिमूव ऑफ सिटोटल ग्लैंड्स, और सेकंड है कि पार्शियल टोटल रिमूव ऑफ द एक्सटर्नल एंड विजिबल पार्ट ऑफ द सिटोरिस एंड द इनर फोल्ड ऑफ द वोल्वा। थर्ड है कि इन्फ्यूबुलेशन और नैरोइंग वेजिनल ओपनिंग का थ्रू द क्रिएशन ऑफ कवरिंग सील। थर्ड है फिगरिंग कि वो कटिंग करना एंड कोटेसिंग द जेनिटल एरिया, कोटेसिंग मीन बर्निंग दैट एरिया। तो ये प्रैक्टिस कहाँ पे होता है कि जो मोस्ट गर्ल्स एंड वुमेन्स हैं जो FGM में जाती हैं जिनके साथ हो रहा है वो एग्जिस्ट करती हैं इन द सब सारा अफ्रीका एंड अरब स्टेट्स, बट ये ऑल्सो प्रैक्टिस हो रहा है इन द कंट्रीज़ लाइक एशिया, ईस्टर्न यूरोप एंड लैटिन अमेरिका। और कंट्रीज़ वेयर FGM इज़ परफॉर्म इंक्लूडिंग सेंट्रल अफ्रीकान जो रिपब्लिक से कार्गो हो गया, ओमन हो गया, UAE, ईरान, इराक एंड रशिया फेडरेशन, कोलंबिया, ये कंट्रीज़ के नेम दिए गए हैं। तो इसे प्रिवेंट क्यों करना चाहिए। तो एज पर WHO ग्लोबली जो 200 मिलियंस गर्ल्स अलाइव टुडे जो सफ़र करती हैं FGM से इन द 30 कंट्रीज़, और जो इकोनॉमिक कॉस्ट पड़ती है इनके जो ट्रीटमेंट होता है इससे जो हार्म होता है डेट रफली गोज टू $1.4 बिलियन फॉर द 2018 फॉर 27 कंट्रीज़ जहाँ पे FGM ये परफॉर्म होता है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो जो अमाउंट है वो राइज हो जाएगी टू द $2.3 बिलियन बाय 2047। तो आपको पूरा ये आर्टिकल क्लियर है, आप इसको एक बार गूगल जरूर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं कि हाई कोर्ट 6 गवर्नमेंट स्टैंड ऑन प्ली टू बैन एसिड सेल। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि वो स्टैंड ले ऑन द प्ली, एक जो एसिड अटैक सर्वाइवर है उन्होंने डाला है जिन्होंने एक एलिगेशन लाया कि जो केमिकल्स हैं अभी भी इजीली मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं डिस्पाइट जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी उन्होंने डायरेक्शन दे रखी है कि उसकी सेल को रेगुलेट किया जाए। इन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि जो स्टेटरी रूल्स हैं विच रेगुलेट द सेल ऑफ द एसिड वो इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं अथॉरिटीज़ के द्वारा। अब नीड क्या है स्ट्रिक्ट रूल्स की कि एसिड वो जो वायलेंस है इज़ ऑफन रेफर टू एज अ वीपन ऑफ मिसोजेनी रिजल्ट ऑफ टॉक्सिक मस्कुलिनिटी जो पेट्रियार्की से जन्म लेता है, एंड द वीपन ऑफ पेट्रियार्की फॉर टारगेटिंग वुमेन्स हु हैव ट्राइड टू एसेट द एजेंसी बाय रिफ्यूजिंग टू पे डाउरी आस्किंग फॉर देयर प्रॉपर्टी राइट। और बेसिकली जो एसिड वायलेंस है एक प्रीमेडिटेड अटैक है, मतलब प्री प्लान अटैक है जो होता है फीलिंग ऑफ रिवेंज से, जिसका इंटेंट होता है कि पुट द विक्टिम्स हु डेयर टू चैलेंज द अटैकर। इसका बैकग्राउंड क्या है कि 2013 तक कोई भी प्रोविज़न नहीं था IPC के अंदर कि वो चार्ज कर सके जो भी एसिड अटैक के एक्यूज़ हैं उनको, ना ही कोई रूल्स थे फॉर द रिगार्डिंग टू द सेल एंड द परचेज ऑफ द एसिड। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन थी उन्होंने रेगुलेट किया जो सेल है हार्मफुल सब्सटेंस लाइक एसिड। जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया एसिड अटैक को एक कग्निजेबल ऑफेंस, मींस कग्निजेबल ऑफेंसेस कि जिसमें वारंट की भी नीड नहीं होती है फॉर द अरेस्ट अंडर सेक्शन 326A ऑफ द IPC, जिसमें पनिशमेंट है अप टू द 10 ईयर्स। और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन सेल पे वो कभी कभी अप्लाई हो रहा है, सब जगह अप्लाई नहीं हो रहा है। तो गाइडलाइंस क्या थी इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट की वो देख लेते हैं कि दिस गाइडलाइंस वर एन आउटकम ऑफ द 2013 का जो SC रूलिंग था। तो इसमें जो एक PIL जो है फाइल किया गया था लक्ष्मी द्वारा, जो एक एसिड अटैक हुआ था जिनके ऊपर, एंड द विक्टिम हैज फाइल्ड PIL आस्किंग फॉर द फ्रेमिंग ऑफ अ न्यू लॉ और अमेंडमेंट टू द एग्जिस्टिंग लॉ
सच एज IPC इंडियन एविडेंस एक्ट और CRPC, जो PIL ने कहा कि चेंज किया जाए एग्जिस्टिंग लॉज में, जिससे एनेबल कर सकें डीलिंग विद द ऑफेंस एज वेल एज आस्किंग फॉर द कंपनसेशन। और इन दर PL इन्होंने ये भी बोला कि टोटल बैन होना चाहिए जो सेल है एसिड की इन द एट द रिटेल शॉप, जो रिटेल लेवल पे भी जो एसिड की है वो रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए या रेगुलेट होनी चाहिए। इसे देखते हुए जो कोर्ट है उन्होंने सेंटर को डायरेक्ट किया कि वो फ्रेम करे गाइडलाइंस इन दिस रिगार्ड। अब ओवरव्यू देख लेते हैं इन गाइडलाइंस का कि बेसिकली जो समरी आई है वो क्या है कि जो एसिड है वो उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो वैलिड आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे, और जो बायर्स है वो एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों उन्हें ये केमिकल की रिक्वायरमेंट है, और जो सेल है वो भी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की जाएगी। एंड देयर विल ऑल्सो बी अ मोर कंपनसेशन फॉर द विक्टिम्स। और प्रेजेंट चैलेंजेस और कंसर्न क्या है कि कोर्ट की गाइडलाइंस से पूरा ही तरीके से मानी नहीं जा रही है। जो एसिड है रेगुलरली अवेलेबल है इंडियन मार्केट में एट वेरियस फार्मेसी और ग्रोसरी शॉप्स। ऑल्दो जो एसिड मार्केट है वो इन द मार्केट जो एसिड अवेलेबल है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में, लेकिन कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है वो कितना डाइल्यूटेड है कितना नहीं। जो इशू है ऑफ द कंप्लाइंस हैज़ बीन ब्रॉट टू द कोर्ट नोटिस बाय रिट पिटीशन जो करंटली पेंडिंग है। और जो ऐसे भी जो कोर्ट की अवहेलना करता है रिजल्टेड इन ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ द एसिड। और लास्ट में बोला है कि जो एसिड है allowed to be politicized for the guidelines have not been implemented by several state government। तो बेसिकली यही दिया हुआ है कि जो कोर्ट का आदेश है उसे माना नहीं जा रहा है। अब ये अवेयर दिया हुआ है कि जो एसिड अटैक है एक प्रॉब्लम है थ्रू आउट द साउथ एशिया विद केसेस ऑल्सो रिपोर्टेड इन बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और एस्टिमेटेड 1000 एसिड अटैक्स हैं ईयर इंडिया के अंदर होते हैं। एंड द विक्टिम्स हु हैव टू लिव विद द टेरिबल डिसफिगरमेंट आर मेनली वुमेन एंड आर मैनी टाइम्स टारगेटेड बाय जेलियस पार्टनर। तो जेलियस जो पार्टनर होते हैं उसके द्वारा टारगेट किया जाता है। ये वे फोर्ड में इन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि प्रीलिम्स के लिए कि ये इशू क्या है, कि परमानेंट कमीशन होती क्या है, मेंस के रिगार्डिंग की सिग्निफिकेंस और इम्प्लीकेशंस क्या है इस जजमेंट की। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वुमेन ऑफिसर्स को है उन्हें Supreme Court has brought women officers in 10 streams of army on par with the male counterpart in all respect, setting aside long standing objection गवर्नमेंट का। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो परमानेंट कमीशन में 10 स्ट्रीम्स जो है उसमें जो वुमेन है उन्हें मेल्स के साथ रखा है, एट द पार रखा है टू इम्प्लीमेंट इस जजमेंट। जो कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर किया है कि वो इम्प्लीमेंट करे इस जजमेंट को विद इन 3 मंथ। अब कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या दी हुई है उससे पहले हम पढ़ेंगे इसका बैकग्राउंड कि जिससे आपको ये पूरे क्लियर हो जाए। ये सीक्वेंस में ही देख लेते हैं कि जो कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्व क्या किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया आर्गूमेंट अगेंस्ट द जेंडर रोल फॉर वुमेन ऑफिसर्स, सेइंग कि ये वॉयलेट करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो अगेंस्ट थी इसके। तो कोर्ट ने ये रीजन दिए हैं कि ये क्यों होना चाहिए। तो फर्स्ट दिया है कि ये जेंडर जो रोल है वुमेन्स का उसके आर्गूमेंट के अगेंस्ट है कि ये वॉयलेट करता है इक्वालिटी अंडर द लॉ। सेकेंड है कि जो बायोलॉजिकल आर्गूमेंट है वो भी रिजेक्ट किया गया एज अ डिस्टर्बिंग बोला गया कोर्ट ने। एंड कोर्ट ने ये भी रिजेक्ट कर दिया गवर्नमेंट का आर्गूमेंट कि बेस्ड ऑन द सेक्स स्टीरियोटाइप प्रमाइज ऑन द एग्जम्पशन कि जो सोशली डिस्क्राइब की गई जेंडर्स के बेसिस पे। एंड इट ऑल्सो सेड दैट इट इज़ ओनली द शो दैट नीड टू एम्फेसाइज द नीड ऑफ द चेंज इन द माइंडसेट टू ब्रिंग अबाउट टोटल और ट्रू इक्वालिटी इन द आर्मी। तो हमारे माइंडसेट में चेंज करने की ज़रूरत है। अब आपको अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ होगा, बेसिकली पहले आपको उसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि परमानेंट कमीशन की जो ये SSC से कि और WSES ये पूरी स्टार्ट होती है तो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं तो अब डिस्कस करते हैं। जो केस है फर्स्ट टाइम फाइल हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में वुमेन ऑफिसर्स के द्वारा इन 2003 एंड एज रिसीव अ फेवरेबल ऑर्डर 2010 के अंदर। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन इसलिए वजह से इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और गवर्नमेंट द्वारा कि जो ये ऑर्डर दिया गया था रिगार्डिंग कि वुमेन्स को परमानेंट कमीशन में डाला जाए, तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो और बिकॉज ये चैलेंज कर दिया गया था गवर्नमेंट द्वारा इन द सुप्रीम कोर्ट। वुमेन इन आर्मी बैकग्राउंड क्या है कि जो इंडक्शन है वुमेन ऑफिसर्स का वो 1992 में ही स्टार्ट हो गया था और देयर वर कमीशन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर इन सर्टेन चूजन स्ट्रीम्स लाइक आर्मी एजुकेशन कॉप ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस कॉप्स में। और जो रिक्रूटमेंट अंडर की जाती थी WSES डेट इज़ वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम के अंदर, उसकी एक हैड अ शॉर्टर प्री कमीशन ट्रेनिंग पीरियड रेदर देन अ मेन काउंटर पार्ट हु वर कमीशन अंडर द SSC। तो जो वुमेन्स की एंट्री होती थी अंडर द स्कीम WSES तो उनकी जो ट्रेनिंग पीरियड था वो शॉर्ट था
इन कंपेरिजन कि जो मेल्स की ट्रेनिंग होती थी अंडर द शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो इसे भी पॉइंट को जो गवर्नमेंट अभी हम आगे देखेंगे इन्होंने आर्ग्यूमेंट में रखा है टू द कोर्ट। 2006 में जो WSES स्कीम है उसे SSC स्कीम से रिप्लेस कर दिया गया, जो वुमेन ऑफिसर्स को भी एक्सटेंडेबल थी। और जो कमीशन का पीरियड है कि 10 साल एक्सटेंडेबल अप टू 14 ईयर्स मीन्स 10+4 कि 10 इसमें सर्विस जो वुमेन है वो इतने साल तक ही कर सकती हैं। और जो SSC है उसमें क्या रहता था कि परमानेंट अंटिल द रिटायरमेंट पर्सन काम कर सकता है, उसके बाद उसकी जो पेंशन है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसके अंदर ये दिक्कत क्या थी कि 10+4 का प्रोविज़न था जो WSES स्कीम थी, और ये इसी वजह से वुमेंस ने इसमें जो पटिशन ये जो गवर्नमेंट में फाइल किया गया था। और सर्विंग जो WSES ऑफिसर्स हैं वर गिवन द ऑप्शन कि वो न्यू SSC स्कीम में मूव कर सकते हैं या जो पुरानी WSES स्कीम है उसमें ही कंटिन्यू कर सकते हैं। दे वर हाउएवर रिस्ट्रिक्टेड टू रोल्स इन स्ट्रीम्स ऑफिसर कि अभी भी जो वुमेंस हैं उन्हें कॉम्बैट जो आर्म्स हैं इन्फेंट्री हैं उनसे एक्सक्लूड किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी भी उन्हें जो कॉम्बैट आर्म्स है उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अब मेन इशू क्या है कि वाइल जो मेन SSC ऑफिसर्स हैं वो परमानेंट कमीशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स ऑफ द सर्विस, जो आपको भी मैं बता रहा था ऊपर कि जो मेल SSC ऑफिसर्स हैं वो परमानेंट कमीशन में पहुंच जाते हैं कि 10 साल के सर्विस के बाद ही, और ये ऑप्शन वुमेंस के लिए अवेलेबल नहीं है। और ये दे वर थस केप्ट आउट ऑफ द कमांड अपॉइंटमेंट, और ये क्वालिफाई नहीं करती फॉर द गवर्नमेंट पेंशन जो स्टार्ट हो जाती है 20 साल के सर्विस करने के बाद, बिकॉज 10 साल सर्विस के बाद तो इनका ऑफिस एंड हो जाते हैं, परमानेंट कमीशन में नहीं पहुंच पाती। जो मेल SSC ऑफिसर्स हैं वहीं पहुंच पाते हैं, तो इसलिए ये पेंशन के लिए भी क्वालिफाई नहीं करती। तो ये इशू हो जाता है। गवर्नमेंट क्यों अगेंस्ट थी, जैसे हमने अभी एक पॉइंट डिस्कस किया कि जो SSC की जो ट्रेनिंग थी वो मेल की ज़्यादा टाइम की होती है इन कंपेरिजन टू WSES की जो फीमेल ट्रेनिंग है। अब फर्स्ट इन्होंने दिया है कि जो मदरहुड चाइल्ड केयर साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस है वो एक बियरिंग है, और फैमिली सेपरेशंस, कैरियर प्रोस्पेक्ट ऑफ द स्पाउस, एजुकेशन चिल्ड्रन की, एंड एब्सेंस ऑफ द प्रेगनेंसी मदरहुड वो चैलेंज है एक वुमेन के लिए कि वो कोई भी अगर सिचुएशन कभी आएगी तो अगर वो इन पीरियड्स में हुई कि इन द ड्यूरिंग ऑफ द प्रेगनेंसी अगर वो तो वो कैसे सर्व कर पाएगी। तो ये इन्होंने गवर्नमेंट ने पॉइंट रखे हैं। फिजिकल लिमिटेशंस भी रखी हैं कि सोल्जर्स जो हैं उन्हें डिफ़िकल्ट टेरेंस में काम करना पड़ता है, आइसोलेटेड पोस्ट होती हैं, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, एंड देयर शुड बी अ प्राइम फिजिकल कंडीशंस कि कम्बैट टास्क में लेने से पहले एक फिजिकल कंडीशंस होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा कि जो वुमेंस हैं वो फिट नहीं है कि सर्व कर सके इन द ग्राउंड कॉम्बैट रोल्स के लिए। और फोर्थ दिया है कि बिहेवियर और साइकोलॉजिकल चैलेंज कि जो मेल है वो भी रेडी नहीं है कि जो वुमेन है उन्हें ऐसा लीडर वो या अपना कमांडर देख सकें, एक्सेप्ट कर सकें। अब देखते थे कि वाई शुड बी ग्रांटेड इन परमानेंट जो परमानेंट कमीशन है इन्हें ग्रांट क्यों करनी चाहिए वुमेन को। तो पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए कि UN पीस कीपिंग में ऑलरेडी हमारी वुमेन्स काम कर चुकी हैं। सेकंड जो वुमेन ऑफिसर्स हैं ऑलरेडी कमांडिंग प्लेटॉन्स कंपनीज, और सेकंड इन कमांड सक्सेसफुली विद मेल सोल्जर्स, और नाउ दे आर बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कमांडिंग यूनिट ओनली ऑन द बेसिस कि अब उन्हें एक्सक्लूड किया जा रहा है कि किसी भी यूनिट को कमांड कर जाए किस बेसिस पे कि वो एक मात्र वुमेन है। ये आर्ग्यूमेंट डज नॉट होल्ड वाटर। जो प्रोफेशनल फोर्स हैं वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किए जा सकती ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, इट वर्क्स बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग नॉर्म्स एंड कल्चर। जो अदर इम्प्लीकेशन दिए हुए हैं यहाँ पे ये वे फॉरवर्ड हो गया। तो बेसिकली आप ये याद रखेंगे जो चेंजेस हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी भी उन्हें कम्बैट जो फोर्सेज है उसमें इंक्लूड नहीं किया गया कम्बैट एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट है प्राइवेट मेंबर बिल कॉल फॉर 2 चाइल्ड नॉर्म्स। तो इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है कि पहला कि प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है और ये 2 चाइल्ड पॉलिसी इसमें क्यों दी गई है, इससे क्या बेनिफिट होगा। तो कंटेक्स्ट क्या है कि जो शिवसेना के राज्यसभा मेंबर हैं अनिल देसाई, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा के अंदर एक कि इन्होंने पर्पज़ दिया है, इट प्रपोजेज कि इंसेंटिव दिए जाएंगे टैक्सेशन में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में सभी लोगों को जो लिमिट करेंगे अपने फैमिली साइज टू 2 चिल्ड्रन। अब की फीचर्स क्या है इस बिल के कि बिल हैज़ सॉट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू प्रोविजन। इन्होंने कहा है कि एक नया प्रोविज़न डाला जाए तो जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, दैट इज़ आर्टिकल 47A इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा DPSP है कि जिससे विड्रॉ किया जा सके सभी कंसेशन फ्रॉम द पीपल हु फेल टू अडेयर टू द स्मॉल फैमिली नॉर्म्स
कि जो भी इंसेंटिव, जो भी फैसिलिटी ऑलरेडी उन लोगों को दी जा रही है जो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स हैं, जो 2 चिल्ड्रन से ऊपर का जो रूल है उसको तोड़ेगा, तो उससे यही सभी फैसिलिटी ले ली जाएंगी। और उसमें अभी जब हमने डा हिंदू में भी पढ़ा था तो उसमें ये भी दिया हुआ था कि उनको इलेक्शन लड़ने के लिए MP MLA के लिए भी मना करना जाना चाहिए, वो भी एक फीचर्स इस बिल में दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे 2 ही दिए हुए हैं। एसेंशियली जो बिल है उसका एम है कि वो अमेंड करे कॉन्स्टिट्यूशन को इन ऑर्डर टू इंसेंटिवाइज लिमिटिंग फैमिलीज टू द 2 चिल्ड्रन बाय ऑफरिंग की टैक्स कंसेशन मिले, प्रायोरिटी मिले सोशल बेनिफिट स्कीम में, स्कूल एडमिशन में और भी चीज़ों में। अब जरूरत क्या है इस नॉर्म्स की कि बिकॉज जो इंडिया की पॉपुलेशन है एट प्रेजेंट 125 करोड़ रीच कर चुकी है, जो ऑलरेडी एक ड्रामनी चीज़ है, और ये डबल हो जाएगी, डबल हो चुकी है इन द लास्ट 40 ईयर्स, एंड एक्सपेक्ट है कि ये चाइना को भी ओवरकम कर जाएगी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डिकेड्स, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास एक नेशनल पॉलिसी कंट्रोल पॉलिसी ऑलरेडी है। वी आर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। फर्दर जो पॉपुलेशन है एक्सप्लोजन है विल कोज मैनी प्रॉब्लम फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अब क्रिटिसिज्म क्या है इसका, यदि क्रिटिसिज्म दिए हुए कि इंडिया कंट्री है जहाँ पे एक इमर्जिंग या बूमिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है कि वन जो हम यंग पीपल्स पे रिलाई होंगे। क्रिटिसिज्म आर्ग्यू करता है जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इंडिया की वो नेचुरली अपने आप ही स्लो हो जाएगी जैसे कि कंट्री रिच बनेगी, एजुकेटेड होगी, एंड देयर वर वेल डॉक्यूमेंटेड प्रॉब्लम विद चाइना की जो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी उसकी भी ऑलरेडी उसमें प्रॉब्लम थी, इम्बैलेंसेस थे, तो वो उसे यूज़ करते हुए जो 2 चाइल्ड पॉलिसी उसके भी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। तो अब ये सभी क्रिटिसिज्म दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन कि जो सेंटर है उसने अप्रूव किया है जो सेकंड फेज है स्वच्छ भारत मिशन का विद एस्टिमेटेड सेंट्रल एंड स्टेट बजट ऑफ 52,497 करोड़ का। तो जो सेकंड मिशन है वो इम्प्लीमेंट होगा बिटवीन 2021 टू 2024 टू 25, और ये फोकस क्या रहेगा, डेट इज़ ODF प्लस। तो ये फोकस एरिया आप ध्यान रखेंगे, डेट इज़ ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस विच इंक्लूड ODF सस्टेनेबिलिटी एंड सॉलिड एंड लिक्विड जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको, और ये कवर करेगा विद द MG नरेगा स्पेशली फॉर द ग्रे वाटर मैनेजमेंट एंड विल कॉम्प्लीमेंट द न्यूली लॉन्च जल जीवन मिशन। और ये प्रोग्राम है, ये काम करेगा, इंश्योर करेगा कि नो वन इज़ लेफ्ट बिहाइंड एंड एवरीवन यूजेस अ टॉयलेट। जो फंड शेयर होगा सेंटर और स्टेट के बीच में कि 90-10 का रेशियो रहेगा फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड हिमालयन स्टेट्स, जो स्पेशली एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, एंड द UT ऑफ JNK। तो ध्यान रखेंगे आप कि ये UT है जो जम्मू एंड कश्मीर की, उसके लिए जो फंड है डेट इज़ 90-10 रेशियो में रहेगा, और 60-40 का रेशियो होगा सभी और स्टेट्स के लिए, और जो 100% जो सेंटर देगी फॉर अदर UTs। तो बेसिकली जो UT जम्मू एंड कश्मीर है वो एक एक्सेप्शन इसमें जो कैच पॉइंट है कि उसके लिए जो फंडिंग है वो 90:10 की है, और इसमें जो फोकस एरिया डेट इज़ ODF प्लस, डेट इज़ ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस है। तो ध्यान रखेंगे, और ये कवर करेगा विद MG नरेगा एंड न्यूली लॉन्च जल जीवन मिशन। जो SBM रूरल देख लेते हैं इसका अबाउट के बारे में, इसके बारे में कि ये 2014 में 2 अक्टूबर में लॉन्च किया गया था कि टू एक्सेलरेट द एफर्ट टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज, और फोकस करें सैनिटाइजेशन पे। इसका एम है कि अचीव करें क्लीन और ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया। ये इम्प्लीमेंट की गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये 6 टू इम्प्रूव करना चाहती है जो क्लीननेस का लेवल है रूरल एरिया में थ्रू सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एंड मेकिंग ग्राम पंचायत ओपन डिफिकेशन फ्री क्लीन एंड सैनिटाइज। इंसेंटिव्स क्या दिए जाएंगे इसमें कि एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि इंसेंटिव्स एज प्रोवाइडेड अंडर द मिशन की कंस्ट्रक्शन करने के लिए फॉर द इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन्स वो अवेलेबल होंगी सभी जो BPLs होते हैं हाउस होल्ड्स, और अबव जो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स होते हैं उसमें भी जो कंडीशन रखी जाएगी मीन्स आइडेंटिफाइड APL देखे जाएंगे, हम अभी आगे देखेंगे। रिस्ट्रिक्टेड टू द SC and STs स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस जो लेबरल्स हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड्स हैं, वुमेन हेडेड हाउस होल्ड है, उन्हें देखा जाएगा। अब इंसेंटिव्स देख लेते हैं कि कितना टोटल इसमें रखा गया है। तो इसमें टोटल जो पर कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन्स का जो गवर्नमेंट देगी वो 12,000 रुपये देगी, और ये प्रोवाइड जो हमने देखा है थोड़ा BPL और आइडेंटिफाइड APL हाउस होल्ड को ही दिया जाएगा। इसमें प्रोवाइड की जाएगी वाटर अवेलेबिलिटी भी इंक्लूडिंग स्टोरिंग फॉर हैंड वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द टॉयलेट। अब शेयर जो है फॉर द IAHL वो 9,000 दी जाएगी मीन्स 75% फ्रॉम द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, और जो स्टेट शेयर करेगी वो 3,000 शेयर करेगी
तो जो सेंटर का शेयर है वो 75% है और जो स्टेट का शेयर है उसमें 25% है फॉर द स्टेट्स। और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं और जो स्पेशल कैटेगरी की स्टेटस का जो दिया जाता है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, तो जो सेंटर का शेयर है उसमें 10,800 है, दैट इज़ 90% ऑफ द 12,000 एंड इट इज़ 1,200 दैट इज़ 10% ऑफ द 1,200 फॉर द कंट्रीब्यूशन गिवन बाय द स्टेट्स। अब परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंस क्या है कि जो रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम है वो जो स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2014 के अंदर, when the sanitation coverage in the country was reported at 38.7%। और 10 करोड़ से भी ज़्यादा इंडिविजुअल्स टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं जब से ये प्रोग्राम मिशन लॉन्च किया गया है। एंड एज अ रिजल्ट रूरल एरिया इन ऑल द स्टेट्स हैड डिक्लेयर देमसेल्फ ODF एज एन 2 अक्टूबर 2019 में उन्होंने ODF अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है कि जो हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री। अब नेक्स्ट स्कीम देख लेते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की जो 4th एनिवर्सरी है ऑफ द श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन वो ऑब्जर्व की गई, ये लॉन्च की गई थी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑन 21 फरवरी 2016। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये 2016 में लॉन्च की गई थी। इसका प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया था कि डिलीवर कैटेलिटिक इंटरवेंशन की जो रूरल एरिया है और एंड द अर्बन एरिया जो उनका बीच का जो गैप है उसको फिल किया जाए। एंड ये फुली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ध्यान रखेंगे, नॉट सेंट्रली सेंटर स्कीम कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है तो सेंटर और स्टेट दोनों का शेयर होगा। तो जो सेंटर और स्टेट की फंडिंग का शेयर है वो 60-40 का रेशियो है फॉर द प्लेन एरिया स्टेट और 90% और 10 रेशियो है फॉर द हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। मिशन का एम है कि डेवलपमेंट करे 300 रूरल क्लस्टर्स का इन 5 years। क्लस्टर्स मीन्स जो एडजेसेंट एरियाज होते हैं। ऑब्जेक्टिव है कि बूस्ट करे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, स्किल डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज़ का इन द रीजन कि बेसिकली कि जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है रूरल एरियाज़ में उसकी वजह से और जो माइग्रेशन हो रहा है, तो ये जो सभी प्रॉब्लम्स हैं वो कब दूर हो पाएंगे जब रूरल में ही वहीं पे विलेज लेवल पे ही वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करें, वहीं पे फैसिलिटी दें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ाएं। तो ये बेसिकली इसका मिशन है। डेवलपमेंट में क्या दिया हुआ है कि अंडर द मिशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोऑर्डिनेट करेगी विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मेजर्स लेगी जिससे कि मल्टी लेयर एक फेज डेवलपमेंट किया जा सके ऑफ द रूरल ग्राम पंचायत एंड द विलेज ऑन द लाइन्स ऑफ अर्बन सिटीज़ विद प्रॉपर सिविक एमिनिटीज़ कीपिंग द सोल ऑफ द विलेज इंटैक्ट। ये रूरबन एरियाज क्या होते हैं कि डेवलप कैसे होते हैं। एक रूरबन क्लस्टर एक जोग्राफिकल कंटेंजियस विलेज है जिसकी पॉपुलेशन होगी 25,000 से 50,000 तक इन अ प्लेन और कोस्टल एरियाज़, और इन द जो डेजर्ट्स और हिली और ट्राइबल एरियाज़ में जो पॉपुलेशन रखी गई है वो 5,000 से 15,000 रखी गई है। और ये जो क्लस्टर्स हों वो टिपिकली इनका एम होगा कि इनको ग्रोथ और इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा दी जाए, ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। लार्ज आउटकम क्या है कि जो आपको स्टार्टिंग पॉइंट में बताया गया था मैंने कि जो ब्रिजिंग द रूरल अर्बन गैप है जो डिवाइड दैट इज़ इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल एंड दोज रिलेटेड टू द फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज। सेकेंड है स्टिमुलेटिंग लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका एम्फेसाइज होगा रिडक्शन पॉवर्टी में, अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ में, कि बेसिकली सभी उसी चीज़ के लिए किया जा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रूरल एरिया पे बढ़ाई जा सके। थर्ड है स्प्रेडिंग डेवलपमेंट इन द रीजन। फोर्थ है कि इन्वेस्टमेंट रूरल एरियाज़ में भी अट्रैक्ट की जा सके। तो आपको यहाँ तक पूरा ही क्लियर हो गया।